हेलो स्टूडेंट, HLV डिजिटल क्लासेज में सभी का स्वागत है। एक केमिस्ट्री का अगला वीडियो जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाए हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, हैलोएल्केन बनाने की दो समान विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनकी निम्नलिखित के साथ अक्रियाएँ लिखिए। तो हैलोएल्केन बनाने की दो समान विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, पहली विधि है आपके, पहली विधि है नंबर 1, जब अल्कोहल को PCl5, PCl3, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड या HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ, जब अल्कोहल को PCl5, PCl3 थायोनिल क्लोराइड या HCl और निर्जल क्लोराइड जिंक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल को PCl3, PCl5, PCl3 थायोनिल क्लोराइड या HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ अभिक्रिया कराने पर हैलोएल्केन बनते हैं। हैलोएल्केन बनते हैं जैसे, अब देखें इनकी रासायनिक समीकरण है। पहली हो जाएगी अल्कोहल, हमारी जनरल समीकरण है अल्कोहल की। जब अल्कोहल की क्रिया हम PCl5 से करा देते हैं, अल्कोहल की क्रिया, तो हमारा देखिए PCl5 से कराने पर हमारा POCl3 जरूर बनता है। तो यहाँ का एक ही H, PCl5 पे हमेशा 2 Cl निकलते हैं, 2 Cl निकल करके एक Cl H से जुड़ जाएगा और एक Cl R से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एल्किल हैलाइड हो जाएगा, RCl बन जाएगा, प्लस एक बन जाएगा HCl बन जाएगा, दूसरा जो बन जाएगा वो POCl3 बन जाएगा, फास्फोरिल क्लोराइड हमारा बन जाता है। तो इस तरह से हमारा एक एल्किल हैलाइड हो जाता है। अगर हम PCl3 से क्रिया कराते हैं अल्कोहल की, अगर अल्कोहल की क्रिया अगर हम करा देते हैं PCl3 से अगर करा देते हैं, तो इसको हमें यहाँ पर 3 और लेने पड़ते हैं। तो हमारे तीनों हैलोजन से जुड़ जाते हैं और तीनों H और तीनों वो निकल करके H3PO3 बना देते हैं। तो हमारा इस तरह से बन जाएगा 3RCl प्लस अगला हमारा बन जाएगा H3PO3। तो हमारा यहाँ पे हैलोएल्केन बन जाता है। यदि हम क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा दें अल्कोहल की, ROH की क्रिया अगर हम करा दें थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 से करा देते हैं, तो यहाँ का वो निकल कर SO2 बन जाता है। एक Cl H के साथ जुड़ करके HCl बना लेता है, एक Cl R से के साथ जुड़ करके एल्किल हैलाइड बना देता है, प्लस SO2 प्लस HCl। इस तरह से हम अल्कोहल से बना सकते हैं। हम HCl से अगर क्रिया कराने तभी हमारा बन जाता है। HCl से अगर हम क्रिया कराने, देखिए अगर अगली क्रिया HCl के साथ, अगर अल्कोहल की क्रिया हम HCl के साथ करा देते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में जब करा देते हैं, तो हमारा बन जाता है, देखिए H और OH पानी बन जाता है और Cl हमारा से जुड़ करके हमारा हैलोएल्केन बन जाता है।
और प्लस H2O बन जाता है। इस तरह से हम अल्कोहल से इन चारों में से किसी भी से भी अपक्रिया करा करके हम हैलो एल्केन बना सकते हैं। फिर पहली विधि हुई, दूसरा विधि कह रहा 2 विधियां दीजिए। अगर हम एल्कीन की क्रिया, एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया द्वारा, एल्कीन पर हाइड्रोजन, एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया द्वारा पहला था अल्कोहल को से क्रिया कराने पर, दूसरा है एल्कीन पर। अब देखिए एल्कीन हमारी है, जैसे हमने ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2 पर हमने हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया करा दिया, हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया हमने करा दिया, HCl की क्रिया हमने करा दिया। अब यहाँ पर होता कैसे है, यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। यहाँ पर हम मार्कोनिक ऑफ रूल लगा देंगे, मार्कोनिक ऑफ रूल से, मार्कोनिक ऑफ नियम लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, इसलिए यहाँ का पाई 1 टूट जाएगा, इसलिए यहाँ का पाई 1 टूट जाएगा। H हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा, Cl हमारे यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा, इस तरह से हमारा बन जाएगा RCH Cl और CH3। या दूसरा उदाहरण भी हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया करा दिया वही मार्कोनिक ऑफ नियम से। तो फिर हमारे बॉन्ड टूट गया और एक के साथ हमारा H जुड़ गया, यहाँ पर वही मार्कोनिक ऑफ नियम लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3 और ये हमारा हो जाएगा CH2Cl हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये 2 बनाने की विधियाँ हो गई, हैलो एल्केन बनाने की विधियाँ। आई होप समझ गए होंगे। अब कह रहा है इनकी निम्नलिखित के साथ अब क्रियाएं लिखिए। तो इनकी हैलो एल्केन की क्रिया हमको दिखानी है KOH के साथ और हमको दिखानी है AgCN के साथ। तो देखिए, तो समीकरणों के लिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। पहली क्रिया हमारी करानी है, पहली हमारा है KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ हमको हैलो एल्केन की क्रिया करानी है। तो हैलो एल्केन हमारा है, हैलो एल्केन हमारा ये RX है, RX हमारा हैलो एल्केन है। अब हैलो एल्केन की क्रिया हमने करा दिया KOH से, हमने करा दिया KOH से करा दिया। अब देखिए जब KOH से हम करा देते हैं, KOH से, और ये भी हमारा कैसा है, अल्कोहलिक है, ये हमारा अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH से क्रिया कराने पर हमारा क्या होता है, अल्कोहलिक KOH से क्रिया कराने पर हमारा पानी निकलता है, ये K इसके साथ चला जाएगा। अब देखिए हमें जो लेना पड़ेगा थोड़ा बड़ा हैलो एल्केन लेना पड़ेगा, तब हमारी क्रिया हो पाएगी। सारे हमें जो हैलो एल्केन लेना है थोड़ा बड़ा लेना, जैसे हमने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारी हमने एक हैलो एल्केन के बनाने की 2 विधियाँ लिखी, इनकी रासायनिक समीकरण लिखे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सारी, यहाँ पर ये हो गया CH और हमने ले लिया Cl, ये हमारा हैलो एल्केन हुआ। सारी ये तो असंतृप्त यौगिक हो गया। हैलो एल्केन हमने ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl, ये हमारा हैलो एल्केन हो गया।
अब इस हेलो एल्केन की क्रिया हमने KOH से करा दिया, KOH से करा दिया। KOH से जब करा देते हैं तो देखिए, और ये भी कैसा है, अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक के साथ कराने पर हमारा पानी बन करके निकलता है। अब देखिए ये KCl रिएक्ट करके KCl बन के अलग हो जाएगा। अब इस C से Cl निकला हुआ है तो बगल वाले C से हमारा H निकलेगा, और जब H निकलेगा तो इसका H इसका OH पानी बन जाएगा। तो इससे हमारा ये हो जाएगा CH3, ये हमारा हो जाएगा CH3, और ये यहाँ से एक H निकल गया तो ये हो जाएगा CH, और डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 प्लस KCl प्लस H2O। इस तरह से हमारी अब क्रिया हो जाती है। हेलो एल्केन की क्रिया जब हम किसी भी हेलो एल्केन की क्रिया जब KOH से कराते हैं तो हमको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। जैसे इसका नाम होगा 1 2 3 कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड होता है प्रोप, तो प्रोपीन हमारा बन जाएगा। तो ये पहली हमारी अपक्रिया होगी। अगर देखिए दूसरी अपक्रिया अगर हम करा देते हैं तो हमारी दूसरी अपक्रिया अगर हम करा दें, किससे कराना है, AgCN से। AgCN से अगर हम करा दें, जैसे हमारा है एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन है RX, तो R के हमने यही ले लिया। चलिए CH3CH2Cl की क्रिया हमने करा दिया AgCN से। अब देखिए AgCN में सहसंयोजक बंध है, Ag और CN के बीच सहसंयोजी बंध है। तो सहसंयोजी बंध होने पर ये हमारा जो CN ग्रुप है उसमें N, चूंकि CN हमारा क्या होता है, ये उभयधर्मी होता है, दो लिंगी होता है, इसलिए जब इसके बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा तो ये CN के रूप में जुड़ेगा। अगर कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो ये NC के रूप में जुड़ेगा, तो AgCl बन करके निकल जाएगा और यहाँ पर NC के रूप में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3CH2CH2NC प्लस AgCl। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा प्रोपिल आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से हमारा प्रोपिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। कोई भी हम हेलो एल्केन ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन जो है पूरा हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब क्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? अब क्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? अब क्रिया के वेग का अर्थ उदाहरण सही समझाइए। देखिए अब क्रिया का वेग, अब क्रिया का वेग तो वह दर जिस पर समय, वो दर जिस पर समय के साथ अभिकारक पदार्थ की सांद्रता, वो दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थ की सांद्रता परिवर्तित होती है, अब क्रिया वेग कहलाता है। अब क्रिया वेग कहलाता है। अब क्रिया वेग कहलाता है। तो वह दर जिस पर समय के साथ साथ अपकारक पदार्थ की सांद्रता परिवर्तित होती है, अब क्रिया वेग कहलाता है। यदि सूक्ष्म अंतराल
यदि सूक्ष्म अंतराल dt में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन dx हो तो अपक्रिया का वेग बराबर होता है dx/dt। पुनः यदि समयांतराल dt में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पुनः यदि समयांतराल dt में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता dc शेष बचती है तो अभिक्रिया का वेग बराबर हम लिख सकते हैं dc/dt। इस तरह से अपक्रिया का वेग हमारा है। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को कॉपी में नोट भी करते रहें, इसका आंसर नोट भी करते रहें, जिससे आपको परीक्षा में देखने में समय न लगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप समझ गए होंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये दोनों कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, तो पहला कन्वर्जन हमारा है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल CH3CH2 अल्कोहल OH। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल लाना है तो एथिल अल्कोहल को हम कॉपर की उपस्थिति में 573 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिट करा देते हैं तो ये H2 यहाँ से निकल जाता है। यहाँ का जो H2 है वो माइनस हो जाता है, तो ये हमारा जो OH बचता है ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है CH3CHO, हमारा एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। अब इसका हम ऑक्सीकरण करा देते हैं फेहलिंग विलयन के साथ हम एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा देते हैं, तो हमारे बन जाता है एसिटिक अम्ल बन जाता है। एल्डिहाइड समूह COOH समूह में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है CH3COOH। इसकी क्रिया हम करा देते हैं NaOH से, से करा देते हैं। तो NaOH से करा देते हैं तो हमारा ये OH और ये H मिलके पानी बन करके निकल जाता है और Na हार्ड हो जाता है। इस तरह से हमारा ये बन जाता है CH3COONA। इसकी फिर आगे क्रिया हम करा देते हैं, तो देखिए अब इसकी आगे क्रिया यहाँ करा देते हैं। तो यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ रही है, नीचे हमने करा दिया। देखिए यूँ करा देते हैं। देखिए इसकी क्रिया हमने करा दिया सोडा लाइम से करा दिया NaOH/CaO के साथ। NaOH/CO के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा Na है और ये Na, तो Na2 हो जाता है। ये वो इससे जुड़ करके
हमारा बन जाता है Na2CO3। Na2CO3 बन करके हमारा निकल जाता है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा Na2CO3। अब हमारा CH3 बचेगा, इसके कट जाने से ये इसके साथ ऐड हो जाता है, तो इस तरह से हमारा ये बन जाता है मेथेन। इस तरह से हमारा ये मेथेन बन जाता है। फिर मेथेन की क्रिया हम Br2 से करा देते हैं, किसी भी एल्किल हैलाइड से, किसी भी हैलोजन से करा सकते हैं। हमने Br2 के साथ करा दिया, Br2 के साथ करा दिया सूर्य की प्रेजेंस में, तो एक H एक Br HBr बन के निकल जाता है और एक Br यहाँ जुड़ जाता है, तो ये हमारा हो जाता है CH3Br और यहाँ पर एक HBr माइनस हो जाता है। अब इसकी क्रिया हम करा देते हैं CH3Br की क्रिया हम करा देते हैं। हमारा ये बन गया मेथिल ब्रोमाइड बन गया। अब मेथिल ब्रोमाइड से हम की क्रिया हम करा देते हैं NaOH से। अब इसकी हम क्रिया करा देते हैं NaOH से, वो भी एक्वस जलीय NaOH से करा देते हैं। अब जलीय NaOH से कराने पर OH हमारा जुड़ जाएगा और Na के साथ Br हमारा निकल जाएगा, तो इस तरह से हमारा ये बन जाता है CH3OH। CH3 हमारा OH बन जाता है, यही हमारा मेथिल अल्कोहल होता है। ये हमारा मेथिल अल्कोहल हमको प्राप्त हो जाता है, मेथिल अल्कोहल, ये हमारा मेथिल अल्कोहल हमको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये NaBr माइनस हो जाता है NaBr। तो आई होप समझ गए होंगे। अब क्रिया थोड़ा लंबी है लेकिन कठिन नहीं है, आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी अब क्रिया हमारी है, सेकेंड हमारा कन्वर्जन है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल हमारा होगा CH3OH, ये हमारा मेथिल अल्कोहल होगा। अब मेथिल अल्कोहल की क्रिया हम PCl5 से करा देते हैं, PCl5 से करा देते हैं। PCl5 से करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा CH3 और Cl बन जाता है, एक H एक Cl माइनस हो जाता है और माइनस POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड भी निकल जाती है, तो हमारा इस तरह से बन जाता है CH3Cl बन जाता है। अब इसकी क्रिया हम करा देते हैं KCN से करा देते हैं। KCN से करा देते हैं तो KCl यहाँ माइनस हो जाता है, KCl बन करके निकल जाता है और Cn इसके साथ ऐड हो जाता है, तो इस तरह से हमारा बन जाता है CH3CN हमारा बन जाता है। अब इसका हम अपचयन करा देते हैं, चार हाइड्रोजन के लगते हैं Na अल्कोहल के साथ, एथिल अल्कोहल के साथ हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर जो CH3 है, देखिए यहाँ समझा देते हैं, ये हमारा CH3 है CH3CN, तो यहाँ पर C और N के बीच 3 बंध हैं, अब होता है जैसे एक पाई1 टूटता है तो एक H यहाँ जुड़ता है, एक H इसके साथ जुड़ता है, अगला पाई1 टूटेगा तो एक H फिर जुड़ेगा, H2 हो जाएगा, एक H इसके साथ भी जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारा CH3 CH2 NH2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। मेथिल एमीन से हमारा मेथिल साइनाइड से हमारा ये बन जाता है एथिल एमीन बन जाता है। तो इस तरह से CN का ग्रुप CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है चेन द्वारा, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा CH3 NH2 हमारा हो जाता है। फिर आगे हम इसकी क्रिया नाइट्रस समलक्ष से करा देते हैं, HNO2 से करा देते हैं, तो हमारा N मिलकर के N2 के रूप में बाहर हो जाता है। फिर H2 और इसका एक O वाटर के रूप में निकल जाता है, यहाँ पर OH बचता है, ये OH NH2 के निकलने से जुड़ जाता है, तो इस तरह से हमारा हो जाता है CH3CH2OH, यही हमारा एथिल अल्कोहल है। ये हमारा बन जाता है एथिल अल्कोहल। इस तरह से हमारा मेथिल अल्कोहल था ये, इस तरह से मेथिल अल्कोहल से हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये हमारा मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल। इस तरह से 2 कन्वर्जन थे हमारे, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, दूसरा था मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप समझ गए होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या से क्या समझते हैं। तो हम चाहे समन्वय संख्या कहें, समन्वय संख्या, समन्वय या उप सहसंयोजन, समन्वय चाहे कह दें और चाहे उप सहसंयोजन कह दें, उप सहसंयोजन। तो समन्वय या उप सहसंयोजन संख्या, तो समन्वय या उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो जब किसी संकुल आयन में किसी संकुल यौगिक में, आयन भी हो सकता है यौगिक भी हो सकता है, तो किसी संकुल यौगिक में चाहे संकुल यौगिक कहें चाहे उप सहसंयोजन यौगिक कहें, तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ जितने उप सहसंयोजी बनाता है के साथ जितने उप सहसंयोजी बंध बनाता है, उप सहसंयोजी बंध बनाता है, उसे किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ जितने सहसंयोजी बंध बनाता है उसे समन्वय संख्या कहते हैं, उसे समन्वय या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं, उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे K4 FeCN6 में समन्वय संख्या बराबर अब देखिए Fe के साथ जो CN लिगेंड है वो 6 बंध बना रहा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी, इसलिए समन्वय संख्या बराबर 6 हो जाएगी। तो इस तरह से आई होप समझ गए होंगे। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम क्या है, तो देखिए कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम, तो कोलराउस साहब ने दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में के लिए अपनी बात को बताया है। तो देखिए कोलराउस का नियम क्या है, तो इनके अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट
किसी दुर्बल विद्युत अवघट की अनंतता पर मोलर चालकता, इनके अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अवघट की अनंतता पर मोलर चालकता, इनके अनुसार किसी दुर्बल विद्युत अवघट की अनंतता पर मोलर चालकता इनमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंतता पर, धनायन और ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। जैसे तो दुर्बल विद्युत अवघट के अनंतता पर मोलर चालकता इसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंतता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। जैसे मोलर अनंतता पर मोलर चालकता St अम्ल की, CH3Cl की, CH3COOH की, अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये हमको मिलता है अनंतता पर इसके ऋणायन की मोलर चालकता, मतलब CH3COO माइनस की प्लस अनंतता पर इसके ऋणायन की और इसके धनायन की मोलर चालकता के बराबर होता है। तो ये हमारा था कोल-लाउस के नियम। क्या होता है आयनों के स्वतंत्र अपघटन के लिए कोल-लाउस का नियम ले, दोनों का ही आंसर होगा। फिर है इस नियम के एक अनुप्रयोग को बताइए। अब देखिए तो इसका अनुप्रयोग क्या है, तो अनुप्रयोग में अब जैसे एसिटिक अम्ल का ही हमें वो ज्ञात करना है, तो हम इसमें तो इसके अनुप्रयोग के लिए क्या करते हैं, हम अनंतता पर HCl को तोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है H अनंतता पर H प्लस की सांद्रता प्लस अनंतता पर Cl माइनस की सांद्रता। इसको समीकरण हमने 1 मान लिया। फिर हम अनंतता पर CH3COONA की मोलर चालकता ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अनंतता पर CH3COO माइनस की चालकता प्लस अनंतता पर Na प्लस की चालकता। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर अनंतता पर NaCl की मोलर चालकता लिख देते हैं, तो अनंतता पर Na प्लस की सांद्रता प्लस अनंतता पर Cl माइनस की सांद्रता। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 हमने कह दिया। अब हम 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 घटाने पर, तो जोड़कर घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। जब जोड़कर घटाएंगे ये दोनों को जोड़ेंगे और ये घटाएंगे तो Na से Na हमारा कट जाएगा और Cl से Cl हमारा कट जाएगा। तो कुल मिला के हमारा इधर कितना बचेगा, इधर हमारा बचेगा H
और इधर बचेगा ये, तो इस तरह से हमारा ये बचेगा। इधर हमारा हो जाएगा अनंत तनुता पर HCl की मोलर चालकता प्लस अनंत तनुता पर CH3 सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता CH3 COONA की चालकता माइनस अनंत तनुता पर NaCl की चालकता बराबर इधर हमारा बचेगा बराबर अनंत तनुता पर हमारा बचेगा HCl की सांद्रता प्लस अनंत तनुता पर हमारा बचेगा CH3 COO माइनस की चालकता। इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा अनंत तनुता पर CH3 COOH की सांद्रता। इस तरह से दुर्बल विद्युत अपघट एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसका अनुप्रयोग था, आई होप समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर अगले वीडियो में, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।